दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगर एसबीआई के ग्राहक डेडलाइन के अंदर ये जरूरी काम नहीं करते हैं तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि उनका बैंक खाता भी बंद हो सकता है। आपको करना केवल यह है कि आपके पैन नंबर को 30 सितंबर से पहले आधार नंबर से लिंक कराना है। इधर आयकर विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए के जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में विफल होते हैं यानी कि नहीं करते हैं तो ये उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश भर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी लागू करने पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। यह जानकारी केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर्ड यानी कि एनपीआर अपडेट करने का काम चल रहा है। जहां एनआरसी को लागू करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया नगर में धरना प्रदर्शन हुए थे। दोस्तों बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राय साफ कर चुके हैं। इस मामले में विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। इस क्रम में अब बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी नीतीश कुमार ने अपनी राय साफ कर दी है। जी हां, मंगलवार को एक कार्यक्रम से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कानून अपनी जगह पर है। इस दौरान उन्होंने इशारों में बताया है कि बिहार में 5 सालों में फिलहाल यह कानून लागू नहीं होने जा रहा है, यानी कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून नीतीश कुमार लागू होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले जनसंख्या की स्थिति क्या थी। उसको देखते हुए हम लोग बिहार में जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका आकलन किया है। यह नतीजा सामने आया है कि पति पत्नी में अगर पत्नियां पढ़ी लिखी होगी तो प्रजनन दर घटेगा। हम लोग उसी पर चल रहे हैं। पहले प्रजनन दर 4 से भी ज्यादा था जो अब 3 पर पहुंच गया है। अगले 5 से 7 सालों में हम लोग 2 पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाकर जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। चीन में क्या हुआ यह सब ने देखा है। ऐसे में इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि जो राज्य जो करना चाहे वह कर सकता है, लेकिन कानून बनाकर जनसंख्या काबू करना संभव ही नहीं है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल स्वास्थ्य विभाग की 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। पटना के अधिवेशन भवन में 2705 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना शुभारंभ करने के साथ ही उन्होंने जश्न ये टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एलएनजेपी हड्डी अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर और राजेंद्र नगर स्थित आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया। दोस्तों तिरंगा झंडा का हर देशवासी मान सम्मान करता है। जी हां, तिरंगे को देखते ही हर देशवासी के मन में सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। जी हां, साथ ही वह तिरंगा को बड़े ही शान के साथ सैल्यूट करता है। यदि किसी सियासी पार्टी की रैली में तिरंगा झंडा उल्टा नजर आए तो फिर आप इसे क्या मानेंगे। बिहार के गोपालगंज में उल्टा तिरंगा का हाथ में लेकर मार्च निकाला गया। कार्यक्रम भाजयुमो यानी कि भाजपा की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्री राम जनक भी उपस्थित थे और उनके सामने ही इस तरह की हरकत हुई। फिलहाल ये तस्वीरें यानी कि जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन नेताओं की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई भी हो रही है और तमाम तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मामले पर कोई भी जवाब देता नजर नहीं आ रहा है। इस तस्वीर में गोपालगंज भाजपा के जिला अध्यक्ष अपने हाथों में उल्टा तिरंगा थामकर तिरंगा मार्च में शामिल होते नजर आ रहा है। इस मार्च की विभिन्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। उसी वायरल तस्वीर में भाजपा कोटे से खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी समेत विभिन्न भाजयुमो कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। यह वायरल तस्वीर गोपालगंज शहर के सिनेमा रोड की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भाजयुमो की ओर से अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में सोमवार को तिरंगा मार्च आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद ने अपने हाथों जो तिरंगा थाम रखा था वह उल्टा नजर आ रहा था, यानी कि तिरंगे का केसरिया रंग वाला हिस्सा नीचे और हरा रंग वाला हिस्सा ऊपर था। यह वायरल तस्वीर में यह स्पष्ट नजर आ रहा है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी देखिए। दोस्तों, आरजेडी के कद्दावर नेता और सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। जी हां, आरजेडी के एक कार्यकर्ता ने गृह मंत्रालय से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है जिसे स्वीकृति मिल गई है। जी हां, सीवान के रहने वाले राजद नेता परवेज आलम ने गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत की थी कि पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जी हां, इन्होंने शहाबुद्दीन की हत्या की साजिश की आशंका जताई है। परवेज की शिकायत को स्वीकार करते हुए इसे आगे भेज दिया गया है। दोस्तों, बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप लगेंगे। साथ ही करीब 2,500 नए आहार पैन की उड़ाई की जाएगी। वही बिहार की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों पर करीब 800 नए चेक डैम बनेंगे और उत्तर बिहार के लिए 1,500 लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था होगी। पहले से चल रही योजनाओं से अलग हर खेत को पानी योजना के तहत लघु जल संसाधन विभाग को यही लक्ष्य मिला है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। जहां विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दलों के ऊपर कार्रवाई की है। जहां इन 8 दलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जहां इसमें बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी शामिल है। इन दोनों दलों के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जहां इसके अलावा एनसीपी और सीपीएम के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होता है। जहां विधानसभा चुनाव के दौरान इन दलों ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 8 राजनीतिक दलों के ऊपर जुर्माना लगाया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। यह कोर्ट ने सभी पार्टियों पर जुर्माना लगाया है। एनसीपी और सीपीएम पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। जहां बीजेपी और कांग्रेस पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जहां उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा जुर्माना एनसीपी और सीपीएम पर लगाया गया है। दोस्तों, आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को जमानत का आदेश दे दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला खान की जमानत की अनुमति दे दी है। जहां इन दोनों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आदेश 4 सप्ताह के बाद लागू होगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि वे और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ना जारी रखेगी। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष को संसद में कृषि कानूनों, जासूसी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने न केवल जम्मू कश्मीर पर बल्कि पूरे देश पर हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूं और हम उनकी विभाजनकारी विचारधारा, भारत को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें संसद में कृषि कानूनों, पेगासस, जासूसी, भ्रष्टाचार, राफेल सौदा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स संघ ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अगले साल से देश के हर जिले में 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। एथलेटिक्स में भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के सम्मान के रूप में यह फैसला लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने नीरज चोपड़ा समेत उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल उत्तर प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी का कनेक्शन बांटती है। इस योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती है। आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना पर हुई मौतों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब बिहार के बाहर इलाज के दौरान कोरोना से जान जाने पर भी बिहार सरकार मुआवजा देगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कई मरीज कोरोना के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, उस दौरान उनकी जान चली जाती है। ऐसे में मरीजों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए।
दोस्तों, पटना की यातायात पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो देश भर की पुलिस के लिए भी संभव नहीं है। जी हाँ, संभव भला हो भी कैसे अगर यातायात नियम में उसका प्रावधान ही ना हो। जी हाँ, आपको जानकर भारी आश्चर्य होगा कि पटना ट्रैफिक पुलिस ने कार में हेलमेट नहीं पहनने के कारण एक शख्स का चालान काट दिया। जी हाँ, लेकिन अब ऐसी गलती करने के बाद ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से फंसती दिख रही है। मामला पटना के कंकरबाग इलाके का है, जहां कार में सवार प्रकाश चंद्र अग्रवाल पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। वकील साहब इस मामले को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी की जगह वकील से पाला पड़ने पर पटना ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल कार में बैठे कार मालिक प्रकाश चंद्र अग्रवाल को हेलमेट नहीं पहनने का दोषी मानते हुए 1000 रुपए का जुर्माना रसीद ट्रैफिक पुलिस ने काट कर पकड़ा दिया। खास बात यह है कि हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें थमा दिया। रसीद मिलने के बाद से कार मालिक अधिवक्ता भी परेशान है। जी हाँ, परेशानी इस बात को लेकर है कि क्या ट्रैफिक के नए नियमों में कार सवारों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। अधिवक्ता यानी कि वकील ने इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। ट्रैफिक पुलिस की अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की एक मांग का समर्थन बिहार के ओबीसी के विधायकों ने किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। वह इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर बिहार के प्रत्येक जिले पर बारी बारी से जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि 2015 में पूर्णिया हवाई अड्डे से उड़ान सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर पूर्णिया में फिर से एयरपोर्ट सेवा जारी होती है तो इससे न सिर्फ यातायात स्थिति बेहतर होगी बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें तथा पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की पहल करें। उनके ट्वीट पर सैकड़ों लोगों ने उनकी इस बात का समर्थन भी किया है। साथ ही कई ने भागलपुर से भी हवाई सेवा शुरू करने की भी मांग की है। चिराग पासवान के पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग का समर्थन बिहार के एआईएमआईएम के विधायकों ने भी किया है। एमआईएम के अमोड़ विधानसभा के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी मांग जायज है, पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए। ओबीसी के विधायकों ने एक आवाज में उसकी मांग का समर्थन किया है। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। बिहार में 14 दिसंबर की आधी रात से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री महंगी पड़ सकती है। जी हां, पर्यावरण विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसका अनुपालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई तय की जाएगी। जनसंपर्क विभाग की ओर से बताया गया है कि 14 दिसंबर 2021 के मध्य रात्रि और इसके बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके आयात, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय अपराध होगा। विभाग द्वारा यह बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, थर्माकोल के बने कप, स्टोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और ध्वज, प्लास्टिकों के पानी पाउच जैसे सामानों की बिक्री नहीं होगी। अगर कोई इनका प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर इन नियमों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत 5 साल की जेल के साथ ही 1 लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान लागू किया गया है। आपको बता दूं कि अन्य राज्यों में बहुत पहले ही प्लास्टिक बैन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन हो चुका है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानी कि KRK सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने ओलंपिक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। KRK ने यहां तक कह दिया है कि 2024 में वे पीएम मोदी को छोड़कर किसी को भी वोट दे देंगे। अभिनेता ने इसकी वजह भी बताई है। KRK ने लिखा है कि मैं 2024 के चुनाव में किसी को भी वोट दे दूंगा, लेकिन मोदी जी को नहीं, क्योंकि वे पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा और काम कम करते हैं। अपने अगले ट्वीट में KRK ने लिखा है कि अगर पीएम मोदी जी ओलंपिक गेम्स में शामिल किसानों के बच्चों से बात कर सकते हैं तो पीएम उन खिलाड़ियों के माता पिता से भी बात क्यों नहीं कर सकते जो किसान हैं। एक अन्य ट्वीट में अभिनेता ने लिखा है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की तारीफ करते हुए लिखा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उनसे सीख लेना चाहिए।
दोस्तों बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और पूर्वी क्षेत्र में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह बिहार में लगातार हो रही बारिश, नेपाल की तरफ से आने वाले बारिश के पानी की वजह से नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अररिया जिले में नूना जलस्तर से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। यह अररिया जिले में भी गंगा उफान पर है और जिले के 5 पंचायतों में गंगा का पानी फैल चुका है। खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शनिवार की देर रात अररिया के सिक्की प्रखंड होकर बहने वाली नूना नदी उफना गई। इससे पर्रिया पंचायत के पर्रिया, सालगोड़ी, कचना, कठुआ और बांसबारी गांवों में पानी फैल गया। कटिहार जिले में महानंदा नदी को छोड़कर शेष या बचे सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा कोसी, कारी कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यह मनिहारी, बराड़ी, कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड के 3 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। जी भागलपुर जिले के कहलगांव के चौर और बाकी निचले क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश करने लगा है। खगड़िया जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान जारी है। जी आला अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि नदियों के जलस्तर पर लगातार पैनी नजर रखी रही है। दोस्तों जातीय जनगणना के मसले पर जनता दल यूनाइटेड के आक्रामक तेवर देखकर बीजेपी कुछ दिनों तक चुप्पी साधी रही, लेकिन अब बीजेपी ने जेडीयू की इस धमकी का जवाब देने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड विपक्षी दलों के साथ मिलकर लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। नीतीश कुमार ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक उन्हें पीएम से मुलाकात का वक्त नहीं मिला है। ऐसे में बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि विपक्षी दलों के साथ खड़े जेडीयू को जवाब देने के लिए पार्टी ने नई रणनीति तैयार कर ली है। जब बीजेपी अब जातीय जनगणना को लेकर उठ रही मांग का जवाब जनसंख्या नियंत्रण कानून से देगी। यह पार्टी ने तय किया है कि अगर विपक्षी या फिर नीतीश कुमार जैसे सहयोगी जातीय जनगणना की मांग रखे तो उसका जवाब जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिया जाए। जी हाँ, वो बोलेंगे कि जातीय जनगणना तो ये बोलेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। दरअसल इन दोनों मसलों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच गतिरोध है। यह बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जहां जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है, वहीं नीतीश कुमार अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसे कराने की मांग रख रहे हैं, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी के एजेंडे में शामिल है तो और उनकी पार्टी खुलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बजाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। बीजेपी अब भली भांति इस बात को समझ चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जेडीयू को एलर्जी है। ऐसे में अगर जातीय जनगणना की मांग को लेकर जदयू हमला करे तो उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के साथ पलटवार किया जा सकता है। जब बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका असर भी दिखने लगा है। सोमवार को भी बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाने की जरूरत है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले बनाया जाना चाहिए, जातीय जनगणना की बात बाद में होगी। दोस्तों राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी के आरोप में दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक सभी 6 लोगों अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, दीपक को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 8 अगस्त की घटना में शामिल अश्विनी उपाध्याय और अन्य को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे कानून के अनुसार मामले को संभाल रही है और किसी भी तरह के सांप्रदायिक विद्वेष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पुलिस ने बताया है कि रविवार को जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में बीते 3 दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हो रही है। जब वीडियो में एक समूह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी और मुस्लिम को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मामला भी दर्ज किया है। यह जंतर मंतर पर रविवार को भारत जोड़ो आंदोलन द्वारा आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। दोस्तों लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी अब उन्हें अपने पिता रामविलास पासवान के दिल्ली के बंगले को खाली करना होगा। जी वे दिल्ली में अपने पिता के नाम पर आवंटित हुए बंगले में मां के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब हाउसिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ऑफ एस्टेट ने उन्हें 12 जनपद स्थित बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा है। यह जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को 14 जुलाई को यह आदेश जारी कर दिया गया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने थोड़ा वक्त मांगा था। यह दिल्ली के 12 जनपद स्थित इस बंगले में रामविलास पासवान 3 दशक से भी ज्यादा समय से रह रहे थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान को अब फिर से नोटिस भेजा गया है। फिलहाल रामविलास पासवान की पत्नी, बेटे चिराग पासवान और कुछ अन्य परिजन इस बंगले में रह रहे हैं।
दोस्तों अब आपको रसोई गैस का नया कनेक्शन लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, अब अगर आपको एलपीजी कनेक्शन लेना है तो फिर सिर्फ एक कॉल करना होगा। इसके बाद आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा अभी सिर्फ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी से ही एलपीजी कनेक्शन लेने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको 8454955555 नंबर पर मिस कॉल देनी होंगी। अगर आपको गैस सिलेंडर भरवाना है तो भी यही नंबर काम आएगा। जी हाँ, आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से बस 8454955555 पर एक मिस कॉल देना होगा। आईओसी के चेयरमैन ने सोमवार को मिस कॉल देकर सिलेंडर भरवाने और फिर नया एलपीजी कनेक्शन लेने की सुविधा शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले ग्राहक इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर इस समय देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन बांटने का काम जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली में गैर पीडीएस श्रेणी के कार्ड होल्डरों के लिए अलग से राशन देने की शुरुआत भी हुई है। ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में भी पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। अब दिल्ली को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी नए सिरे से गैर पीडीएस श्रेणी में राशन बांटने की योजना बनाई है। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए बीते दिनों दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड आधार या फिर बैंक खाते से अभी तक लिंक नहीं हुआ है या फिर कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है तो आप 31 अगस्त तक ये काम पूरा कर लें। जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में ये काम अभी भी चल रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है कि अगर आधार से राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो फिर राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हां, देश के कई राज्यों के आपूर्ति कार्यालय में या फिर ऑनलाइन आप आधार को राशन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर अब अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को भारत जोड़ो आंदोलन के तहत तमाम कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भीड़ उमड़ी। जहां आरोप है कि यहां कथित तौर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए। इन्हीं नारों को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। जहां ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। हस्ब-ए रिवायात इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद नारे लगाए गए। जी हां, साथ ही ओवैसी ने कहा है कि जंतर मंतर मोदी के महल से महज 20 मिनट की दूरी पर है। ओवैसी ने आगे कहा है कि आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो वजीर दाखिला की जवाबदेही होनी चाहिए। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने मिशन यूपी 2022 के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी है। जहां मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर यूपी विधानसभा के सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। यह पार्टी 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी फूलन देवी की मूर्ति को अब कोरियर के माध्यम से घर घर पहुंचाएगी। जहां मुकेश सहनी ने कहा है कि मिशन यूपी के लिए पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। जहां कोरियर के जरिए फूलन देवी की मूर्ति, कैलेंडर और लॉकेट निषाद परिवार के बीच फ्री में भेजा जाएगा। दोस्तों पेट्रोल और डीजल का रेट आसमान छू रहा है। ज्यादातर शहरों में ये 100 के पार पहुंच चुका है। महंगे पेट्रोल डीजल के कारण महंगाई दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने महंगाई दर लक्ष्य को बढ़ाया है। सरकार की तरफ से अभी तक कीमत में कटौती करने को लेकर किसी तरीके का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार फ्यूल प्राइस को लगातार मॉनिटर कर रही है। महंगाई दर को नियंत्रण में लाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। दोस्तों अगर आपका भी कई बैंकों में अकाउंट है तो फिर संभल जाने की जरूरत है। मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपको कई तरीके के नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको होने वाले आर्थिक नुकसान का पता भी नहीं चलता। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का भी यह कहना होता है कि सिंगल बैंक अकाउंट रहने पर रिटर्न फाइल करना आसान होता है। अगर आपका कई बैंकों में अकाउंट है तो सबसे पहला नुकसान मेंटेनेंस को लेकर है। हर बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, SMS चार्ज, सर्विस चार्ज,
मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। जितने बैंकों में अकाउंट होंगे हर बैंकों को इस तरह के तमाम चार्जेस चुकाने होंगे। इसका कोई फायदा तो नहीं है लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर है। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इसके बदले में बैंक तगड़ा चार्ज वसूलते हैं। ऐसे में गैर जरूरी बैंक अकाउंट को बंद करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने के नाम पर फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आते रहते हैं। यह ताजा मामला मधुबनी जिले का है जहां पुलिस ने 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यह बताया जा रहा है कि इन जालसाजों ने डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के नाम पर लोगों से ठगी की है। मामला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित सिंघानिया होटल में दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, चारा घोटाले में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने मामले में 77 अन्य आरोपियों संग गुहार लगाई है कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट में शुरू होने तक टाल दी जाए। आपको बता दें कि डोरांडो कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। अब बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहा है। दोस्तों, बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं की पार्टी नेतृत्व से नाराजगी और अब तेज प्रताप यादव का दल में अपने घटते कद को लेकर आवाज उठाना इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव पहले ही सीएम पद के घोषित उम्मीदवार रहे हैं। इसी के साथ विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। ऐसे में जहां पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी के पार्टी कार्यालय आने पर उनकी अवभगत में जुटे रहते हैं, वैसा स्वागत तेज प्रताप यादव का नहीं होता है, जिसे लेकर अब उनकी नाराजगी झलकने लगी है। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी के अधिकतर नेता तेजस्वी यादव को ही पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर देखते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह भी काफी ज्यादा रहता है। यहां तक कि जब कभी तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो उनके आने से पहले ही आगे पीछे के गेट खुल जाते हैं, जबकि उनके आगे पीछे एस्कॉर्ट पार्टी चलती है जो प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखती है। तेजस्वी यादव की गाड़ी प्रदेश कार्यालय में प्रवेश करने वाले मुख्य दरवाजे तक जाती है। साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेता उन्हें रिसीव भी करते हैं। उधर तेज प्रताप यादव के आने पर कभी पार्टी कार्यालय का गेट खुला रहता है तो कभी उस पर ताला लगा रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें रिसीव करने के लिए भी कभी कभार ही कोई बड़ा नेता आता है। जानकारी के मुताबिक राजद कार्यालय का गेट रविवार को बंद रहता है, इसलिए तेज प्रताप यादव रविवार को आए और गेट को बंद देखा तो भड़क उठे। इसके बाद उन्होंने छात्र राजद के अध्यक्ष को खरी खरी सुनाई। तेज प्रताप यादव के स्वागत के लिए बड़े नेताओं के न आने का एक कारण उनका मौजूदा राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ किया गया बर्ताव भी है। जगदानंद सिंह पार्टी के बड़े नेता हैं, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी उनका काफी सम्मान करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कई बार खुले मंच से उन पर तर्ज कसते हुए नजर आए। ऐसे में वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव के सामने आने से भी बचते हैं। दोस्तों, ओलंपिक में सोने के तमगे के लिए भारत का 13 साल का इंतजार खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा की देश वापसी पर पूरा देश खुश है। यह देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि ओलंपिक के लिए हमारी मेहनत रंग लाई है। यह सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मैं भारतीय सेना और अपने स्पॉन्सर का धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही फेडरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कोरोना काल में भी हमारा कैंप चालू रखा। यह कैंप के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी। यह ओलंपिक के लिए हमारी मेहनत रंग लाई। यह सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, अब भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी कोरोना की वैक्सीन ले पाएंगे। यह सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत में रह रहा कोई भी विदेशी नागरिक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर टीका लगा सकता है। जी हां, कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को कोविड-19 का टीका लेने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। जो छात्र सीबीएसई की वैकल्पिक मूल्यांकन योजना से गणना किए गए अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वे परिणाम को चुनौती दे सकते हैं। अगर छात्र अपने रिजल्ट को चुनौती देना चाहते हैं तो वे आज से अपना रिप्रेजेंटेशन स्कूल में जमा कर सकते हैं।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मिशन का आगाज कर चुके मंत्री मुकेश सहनी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी हां, वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट के मंत्री मुकेश सहनी ने पिछले दिनों फूलन देवी को लेकर यूपी की सियासत गरमा दी थी। मुकेश सहनी जब वाराणसी पहुंचे थे तब उन्हें एयरपोर्ट से ही योगी सरकार ने वापस लौटा दिया था। इसके बाद पटना में मुकेश सहनी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। जी हां, मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया था कि बिहार एनडीए में छोटे दलों की पूंछ नहीं होती है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इसके बाद मुकेश सहनी के विधायकों ने ही नाराजगी जताई। बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ और विधायक के मुकेश सहनी के साथ एकजुट रहे। इस पूरे प्रकरण के बाद माना जा रहा था कि मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर अपने तेवर नरम रखेंगे या नरम करेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी एक बार फिर से यूपी चुनाव को लेकर आक्रामक तेवर अपनाने वाले हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी भारत, उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंरचना पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। जी हां, उसने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमालय, उत्तर पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। जी मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों, गरीब, दलित, आदिवासी छात्रों को बिहार सरकार द्वारा छात्रवृत्ति नहीं देने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार ने बीते 5 सालों से एसटी वर्गों की स्कॉलरशिप बंद करके लाखों गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी से पूछेगा तो वे पूर्णतः अनिविज्ञता प्रकट करेंगी। बाकी प्रदेशों में केंद्र समर्थित ये स्कॉलरशिप कैसे मिल रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम की काल कोठरी के अधिकारी मानसिक रूप से वंचित वर्गों और उनके कल्याण संबंधित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के धुर विरोधी है। जहां अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार छात्रवृत्ति बांटने का नोडल विभाग है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।